हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्या पढ़ा था? हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मतलब सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि प्री फर्टिलाइजेशन में मेल में क्या चेंजेस होती है, फीमेल में क्या चेंजेस होती है। ये देखा था कि मतलब पूरा ओवरऑल फ्लावर में क्या चेंजेस होती है, कि जैसे फ्लावर का बोला था ना कि मैंने, जैसे कि ह्यूमन में प्यूबर्टी आती है, वैसे ही फ्लावर में भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। वो क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे में ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि ऑर्गन का चेंज होता है और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो नए डेवलप होते हैं, कि नया प्रोड्यूस होना, फंक्शनल होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी होता है कि जैसे जैसे वो अपना फर्टिलाइजेशन पीरियड में आ गया ना, तो बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ हार्मोन्स जो होती हैं वो उनकी एक्टिव हो जाती हैं, और हम जैसे ह्यूमन बीइंग के जैसे, और उसके बाद उनके स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फ्लावर बनता है तो फ्लावर में कैलिक्स बनता है, कोरोला बनता है, एंड्रोसियम बनता है, गाइनोसियम बनता है। ठीक है, जिसमें कैलिक्स और कोरोला क्या आती है हमारी, वो नॉन इसेंशियल पार्ट है, मतलब वो रिप्रोडक्शन के केस में नॉन इसेंशियल पार्ट है। और उसके बाद एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो हमने एंड्रोसियम स्टार्ट करी थी कि मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या करा था, हम उसके बारे में स्ट्रक्चर देखे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोसियम में क्या क्या होता है। एक सबसे पहला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है स्टॉक लाइक, उसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट। और उसके ऊपर जो एक कप जैसी बनी रहती है, हाँ ऐसे करके, जिसको मैंने बताया था ये, तो उसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने एंथर को भी देखा था कि उसका एंथर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के साथ उसको हमने डाइथिकस भी देखा था। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसमें हमने देखा कि 4 आपको गोला गोला देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था कि हमने माइक्रोस्पोरेंजियम तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद उसमें, क्योंकि हमें लास्टली कहाँ ले जाना है, हमें लास्टली पॉलन ग्रेन से मतलब है, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए कि मेल का रिप्रोडक्टिव जो, और गैमिट से मतलब है ना कि मेल का गैमिट चाहिए और फीमेल का गैमिट चाहिए, उस दोनों को हम फ्यूज़ कराएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें गैमिट से मतलब है। तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। सो आज के हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। चलिए, देखो ऐसे बताया था ना कि मैंने, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इसके एंड पार्ट पे लगा रहता है ये, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ऐसे ही हमें बनाना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले लिखिए, इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल। 4 वॉल, ये 4 दीवार, मतलब 4 वॉल इसके ऊपर है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है गोला सा, उसके ऊपर 4 वॉल लगा रहता है ताकि उसको प्रोटेक्ट करके रख सके अच्छे से। ठीक है, चलिए 4 वॉल, उसका नेम लिख लो। नंबर 1 एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। 2 एंडोथीसियम, 3rd मिडिल लेयर, 4th टेपिटम। देखो समझ गए, पहला सबसे आउटरी लेयर है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है, देखिए एपिडर्मिस तो आपको पता है कि हमारे स्किन के ऊपर वाला स्किन है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का मतलब ईपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन, तो ये हमारे केस में स्किन है, तो इसके लिए भी तो यही स्किन हुई ना, वॉल दीवार मतलब स्किन, तो एपिडर्मिस का मतलब तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, देखो इसको बनाइए अभी। ठीक है,
एक्चुअली ये मिटाऊंगी ना मैं, तो फिर दोबारा से हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलो आप पहले इसको ये लिख लीजिए। चलिए चलिए ये हो गया। देखो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया था, अब इसके ऊपर हम अभी मतलब ऊपर का लेयर बनाएंगे। ठीक है, पहले वाला स्ट्रक्चर इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बनाया हुआ था। ठीक है, अब देखो इसका है सबसे, हमें ये लेयर है, इसके ऊपर 3 और लेयर बनेगी। फर्स्ट मैं अलग अलग कलर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हो गया, देखो कितनी हो गई हमारे, 1 2 3, 3 लेयर बन गई। अब देखो देखिए, हमने क्या पढ़ा था, सबसे आउटर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो ये हो जाएगी हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, ठीक है। सेकेंड वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है। अब ये थर्ड वाला जो लेयर है हमारा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर। ठीक है, चल समझ गए। अब ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ये वाली पोर्शन, इसी से लिख लो। ये वाला जो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये वाली माइक्रोस्पोरेंजियम है 4, तो 4 के अंदर, ये 4 के ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये तो ये वाला हमारा टेपेटम है। देखो टेपेटम, ठीक है। और ये जो है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू। ठीक है, चलिए ये वाली जो इस माइक्रोस्पोरेंज टेपेटम के अंदर है, उसको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन कराने वाली स्पोरोजेनियस टिश्यू। देखो समझ गए। ये समझ आ गया आपको। चलो बहुत अच्छे, इतना आपको समझ आ गया कि सबसे ऊपर वाला लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ईपी का मतलब मैंने बता दिया पहले, एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है कि ईपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब स्किन। स्किन के ऊपर जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद होती है एक मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर होती है स्पोरोजेनियस टिश्यू, जो स्पोरोजेनियस टिश्यू को कवर करके रखती है ना, तो उसको बोलते हैं हम टेपेटम। और टेपेटम हो गया, उसके अंदर जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है, और ये वाली जो है कनेक्टिव टिश्यू है। समझ आ गई। चल लिखो इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है, ये वाला लेयर हमें कैसे दिख रहा है, ये वाला लेयर तो हमने जब इसको क्या बोलते हैं, आपको जब मैंने बताया था ना कि इसको हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, तभी आपको ये गोला करके ऐसे दिख रहा है। मतलब ये किसी न किसी गोले के अंदर ऐसा लेयर बना है, जैसे खीरे के अंदर नहीं बना होता है कि खीरा को काटो ऐसे, जैसे सैलेड के लिए काटते हैं। सैलेड के लिए काटने के बाद आपको सलाद के लिए काटते हैं, तो गोला गोला में आपको खीरा का शेप दिखता है पूरा, कि उसमें 3 ऐसे बने हुए रहते हैं, कि वैसा ही लेयर काटा हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, देखो अब इसको अगर आपने टिश्यू लेवल पे देखेंगे, तो देखो ये वाला नोट कर लिया है। देखो एक और डायग्राम एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है,
ठीक है। मैं इसको अलग अलग लेयर कलर से दिखाने के लिए बना रही हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। सो ये मत सोचना कि अलग अलग कलर से बना रहे हैं तो आपके बुक में इसमें भी कलर अलग हमें ना डिस्टिंग्यूश कर देता है कि मतलब याद करने पे आपको आसानी पड़ जाएगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये मैं बना लेना चाहिए था, टाइम लग रहा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए मैं डायग्राम ना पहले बना देती हूँ ताकि हमारा यहाँ पर टाइम ना वेस्ट हो। देख रहे हैं इसमें टाइम लग रहा है। चलिए कोई नहीं, अगली बार से मैं फिर से ड्रॉ करके रखूँगी पहले से ही। चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज आप इंटरनेट से पढ़ते हो तो आपका नेट भी तो जाता है। चलो ठीक है, ऐसा ही है कुछ। अगले बार से मैं ड्रॉ करके रखूँगी जैसे मैं रखती हूँ। चलिए, छोटे छोटे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देना, बाकी सब ड्रॉ करके रखना। अब देखो, अब इसका लेयर का नेम मेंशन करते हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये इसी का है। इस वाले पोर्शन का क्या है ना कि हमने ई वाला पोर्शन का ऐसे कट करके चेक किया है। ठीक है, ये ऐसे कट करके हमने चेक किया है, तो आपको इसका सेल का डिटेल स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। ठीक है, एपिडर्मिस है। ये वाला हमारा क्या है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंड दिस इज मिडिल लेयर। ये वाली पोर्शन हमारी टेपेटम है। और देखो इसमें रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारी है स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ गए? इसी से आगे जाके हमारी क्या बनेगी? माइक्रोस्पोर। ठीक है, चल नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए, सो देख लिया आपने ये दोनों। चलो फिर अब देखो, इसमें हमारे जो चार लेयर है ना, तो उसमें से 3 जो लेयर होता है आउटर बाहर का, उसका बस फंक्शन क्या है कि वो हमें मतलब वो ना प्रोटेक्शन के हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जब डेहिसेंस मतलब टूटेगा ना, जब स्पर्म रिलीज होने के लिए, जब क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, टूट जाएगा, बन जाएगा, तो उसको निकालना है ना बाहर। तो निकलने के लिए जब मतलब वो पूरा का पूरा हमारा रिलीज हो जाता है, माइक्रोस्पोर टूटता है, तो उस टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद स्पर्म को रिलीजिंग में, डेहिसेंस में हेल्प करता है। ये तीनों ऊपर का जो लेयर था। सो ये लिख लीजिए, आउटर 3 लेयर वॉल लेयर लिखिए, आउटर 3 वॉल हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एंड यही पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड हेल्प इन डेहिसेंस। ठीक है, ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर का मतलब क्या कहते हैं, उसको टूटने में हेल्प करेगा। क्यों? टू रिलीज पोलन ग्रेन, टू रिलीज पोलन ग्रेन। समझ गए? चलिए,
और टेपेटम क्या है? टेपेटम है इसको पूरा कुशन मतलब मेन जैसे देखा जाए न्यूट्रिशन के बेसिस पे टेपेटम जो लास्ट वाली लेयर है वही हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से पॉलन का फॉर्मेशन मतलब अंदर जो मेचुरेशन होता है वो टेपेटम के वजह से होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम चारों लेयर का पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए एपिडर्मिस, नंबर 1 पे है एपिडर्मिस। ठीक है, ठीक है। इसका है ये आउटर मोस्ट है, देखने से ही आपको लग रहा है आउटर मोस्ट। ठीक है, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है कि ये आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला है और ये सिंगल लेयर है और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तो हो गया था हमारा। चलो अब हमें करना है, हाँ एक स्पेशल नोट है। ठीक है, वो लिख लीजिए। नोट करके लिखिए एपिडर्मिस में द एपिडर्मिस of एरोथोडियम develop some fibrous thickening layer। ठीक है, थिकनिंग लेयर उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एक्सोथीसियम। ठीक है, क्या होगा? एपिडर्मिस होगा ना, तो एपिडर्मिस के ऊपर से मतलब उसके ऊपर ना कुछ एक मोटा सा फाइबर का एक थिक सा लेयर बन जाता है। ठीक है, तो उस लेयर को बोलते हैं हम एक्सोथीसियम। और ये बस इसी वाली स्पेसिफिक इसी के अंदर होगी। ठीक है, एरोथोडियम है ना, इसी प्लांट के अंदर होगी और किसी में नहीं। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। चलिए, सो एपिडर्मिस समझ आ गई। चलो एपिडर्मिस के बाद हमारी है एंडोथीसियम। लिखो, हेडिंग डालिए एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सेकेंड वाला लेयर है ये। इसमें क्या होता है? गॉट इट। चल, द सेल, इस सेल का, द सेल ऑफ दिस is made up of alpha cellulosic fibrous band। ठीक है, which arising मतलब कहाँ से अराइज करता है? फ्रॉम inner tangential wall help in dehiscence। सब dehiscence में तो हेल्प करेगा, हेल्प इन dehiscence। ठीक है, सब के सब क्या करता है? dehiscence में ही हमारी हेल्प करती है। बोल रहा है कि इसका सेल बना होता है, यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन कर लो। हाँ, ये लाइन ये बनी होती है हमारा अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड की। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ देगा कभी कि क्या बोलते हैं इंडोथीसियम होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो इंडोथीसियम हमारी होती है वो अल्फा सेलुलोजिक, सेलुलोज में भी अल्फा सेलुलोजिक मतलब ये अल्फा सेलुलोजिक का बना होता है। ठीक है, अल्फा सेलुलोज का बना होता है और वो अल्फा सेलुलोज वो बनने के बाद अराइज होता है कहाँ से? वो इनर टेंजेंशियल वॉल जो हमारा आगे तो उसका फंक्शन है, इंडेहिसेंस का ही इसका फंक्शन है, उससे ज़्यादा तो कोई फंक्शन करता ही नहीं है।
ठीक है। और ये इंडेhiscence करता है, तो अब मेन स्पेसिफिक है एक हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। एक हाइग्रोस्कोपिक नाम सुना होगा आपके, कि ये क्या करता है ना कि मतलब बाहर वाले जितने भी एयर्स के मतलब होते हैं उसका मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगी, ड्राई हो जाएगी ये, मतलब ये वाली लेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रिलीज आउट कर देगा तो ये ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी टूट जाती है ना। तो लिख लीजिए, ठीक है, यहीं पे लिख लो, ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, एब्जॉर्ब, हाइग्रो का मतलब तो पता ही है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम एयर लिख लो, जो एयर से होता है ना सबसे बेटर है। एयर से क्या होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिससे मॉइस्चर रिलीज हो जाएगी तो क्या बोलते हैं, अपने आप ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलो समझ गए यहाँ तक, चलिए ठीक है। इसमें एक और लिख लीजिए कि ये वाली जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसकी, ये मतलब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर देता है और डेhiscence ड्राई होने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये वाली नेचर क्या है, हाइड्रोफाइट्स में होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स तो पानी में ही रहते हैं, तो पानी में ही रहते हैं तो उसमें तो ये कैरेक्टर पाया नहीं जाएगा। सो ये लिख लीजिए, ये सारा का सारा हमारा किस चीज़ के लिए बोला जा रहा था, कि ये फाइब्रस बैंड है ना उस वाले के लिए बोला जा रहा था। यहाँ पे लिखिए, fibrous bands are absent in hydrophytes। हाइड्रोफाइट्स में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। हाइड्रोफाइट्स आपको पता है ना, प्लांट लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले प्लांट्स के वो बोलते हैं हम हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स मतलब प्लांट्स को बोला जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो फाइट मतलब प्लांट क्या बोला जाता है, हाइड्रो मतलब पानी, पानी में रहने वाले प्लांट्स को बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट जब पहले से ही पानी में है तो उसमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहाँ से आएगी, ठीक है, उसमें तो फुल अंडर ही बैठा हुआ है, तो ये फाइब्रस बैंड क्या होती है उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है, लिख लो। चलिए सो थर्ड लिखिए, थर्ड क्या था हमारा, मिडिल लेयर। चलो थर्ड लिखिए, मिडिल लेयर। सेल ऑफ दिस लेयर, इस लेयर का आर इपीमेरल, इपीमेरल, ठीक है। और ये होता है, इट इज 1 2 3 लेयर, 1 से 3 लेयर होता है, ठीक है। देखो इपीमेरल का क्या मतलब होता है, देखो ये बोल रहा है इस सेल का लेयर है, जो ये इस सेल का मिडिल लेयर है, क्या है, इपीमेरल। इपीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लाइफ, मतलब कम समय के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ मतलब बहुत कम समय के लिए आएगा और उसके बाद टूट जाएगा। देखो इसका रीज़न है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये हमारी जब मेच्योर हो जाएगी ना पूरी की पूरी एंथर, पूरा का पूरा तरीके से ये मेच्योर हो जाएगा तभी ये लेयर ऊपर से कोटेड होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इट जनरेटेड एट मैच्योरिटी। अब देखो सारे के सारे लेयर के थे पहले से प्रेजेंट थे,
और ये वाली क्या हुई, मैच्योरिटी लेवल पे आई तब मतलब आई, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, उस सब के रिलेशन में ये शॉर्ट लाइफ दिखा रहा है, ठीक है। उस मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं कि हम सब के लिए दिखा रहा है, ये जितने भी लेयर थे ना तीन, वो तीनों लेयर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि इसका शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ होता है, मतलब बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये 3 लेयर, ये 3 लेयर का बना था, 1 से 3, जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसमें मैंने बता दिया था कि ये मत सोच लेना कि जो मैंने क्या बोलते हैं उसमें डायग्राम बनाया है ना, तो उसमें मैंने क्या बोलते हैं उसको एंडोथीसियम का भी 2 लेयर बना दिया था। 2 लेयर नहीं, वो एक ही लेयर है, उसको मैंने थोड़ा सा थिक दिखाने के लिए, क्योंकि एंडोथीसियम में थोड़ा थिक होता है, इसके लिए मैंने उसको 2 लेयर बना दिया। बट 3 लेयर, 1 से 3 लेयर में ये मिडिल लेयर का ही सबसे ज़्यादा लेयर होता है, 1 से 3 ज़्यादा मोटापा में, कि ऐसा बना दिए, ऐसा बनाया था ना मैंने, हाँ। तो मान लो कि ये वाला तो हमारा एपिथीसियम हो गया, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद हमारी ये हो गई, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ नहीं तो आप उस फिगर में कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। देखो ये हमारी एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद वाली जो लेयर थी इंडोथीसियम थी, ठीक है। तो इंडोथीसियम को मैंने ऐसे बना दिया था ना, इसका मतलब लेयरिंग नहीं है, उस थोड़ा मैंने मोटा करने के लिए बता दिया था, ठीक है। लेकिन ये बात ख़त्म, इसके बाद जो लेयरिंग होती है ना वो 1 से 3 लेयर तक, ये हमारी होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ही सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है, ठीक है, क्योंकि 3 लेयर का बनता है, कभी कहीं पे 1 होगा कहीं पे 3 होगा, डिपेंड करता है कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो लोड कर लीजिए। चलिए समझ गए मिडिल लेयर। अब है लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, टेपेटम। लिखिए टेपेटम, 4 है टेपेटम। ये क्या होती है हमारी, ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर which surround the sporogenous tissue, स्पोरोजेनियस टिश्यू, ठीक है। देखो ये स्पोरोजेनियस टिश्यू के ऊपर ही लगा हुआ था ना ये, कि ये हमारी स्पोरोजेनियस टिश्यू है, इसके ऊपर जो लेयर बनी हुई थी उसको हम क्या बोलते हैं, टेपेटम, ठीक है। मान लो कि ये हमारा स्पोरोजेनियस टिश्यू है, ठीक है, ये हो गई। तो ये हमारी स्पोरोजेनियस टिश्यू है, नहीं दिख रही होगी, ये छोटी सी है। ये हमारी स्पोरोजेनियस टिश्यू है, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, टेपेटम है ये, समझ गए। चलिए हाँ, और इसका क्या होते हैं, ये सराउंड करता है, ये नरिश करता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये भी लिख लो, टेपेटल सेल प्रोवाइड नरिशमेंट, डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट जरूरी है ना, ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो क्या है कि नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, कि जो प्यार, मतलब जो जैसे मदर है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ना, जब बच्चा मतलब हमारे यून में रहता है, मतलब पेट में जब रहता है, गर्भ में बच्चा रहता है, तो उसको माँ नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ना, तो वैसे ही इस पोलन ग्रेन के लिए टेपेटम एक तरीके से माँ है, ठीक है, जो उसको खाना चाहिए, जो उसका पॉटी सूसू जो भी करेगा। मान लो जैसे कि हमारा जितना भी पॉटी सूसू बच्चा करता है, जब बच्चा अंदर गर्भ में रहता है, वो सारे के सारे मदर के थ्रू, उसके मदर के ब्लड के थ्रू पूरा प्योर होता है, या फिर खाना भी खाता है वो सारा का सारा हमारा मदर ही सब कुछ देखती है, क्योंकि बच्चे उसके गर्भ में है। तो वैसे ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा होती है एक, जैसे ह्यूमन बीइंग में एक प्लेसेंटा होती है ना, कि उसको मतलब हेल्प करने के लिए मदर के लिए, तो ऐसे ही ये यहाँ पे क्या बोलती है, प्लेसेंटा के जैसे काम करेगा, ठीक है। प्लांट में
टेपेटल सेल हमारी प्लेसेंटा के जैसे काम करेगी, ठीक है। सारा का सारा नरिशमेंट जितना भी चाहिए पोलन ग्रेन को ग्रोथ करने के लिए, अपना साइज इंक्रीज करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, सारा का सारा हर चीज़ यही करेगा, ठीक है। अब वो तीनों सेल थी, वो क्या करती है, वॉल को मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि बाहर से कि देखो अगर पतला वॉल रहता तो थोड़ा हवा चलेगी, चाहे नेचुरल डिजास्टर आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, बहुत ठंडी पड़ जाए, तो ये बेचारा मर जाएगा ना। हाँ, तो इसी के लिए उसके ऊपर 3 लेयर पहले से कोट कर दिया रहता है। वो जो एपिडर्मिस और इंडोथीसियल मिडिल लेयर थी, वो तीनों मिलकर ऊपर से उसको प्रोटेक्शन है प्रोवाइड करता है, कि चलो हम तीनों मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और टेपेटल सेल को बोलता है कि तुम अंदर जाके उसको प्रोटेक्ट करो, कि मतलब हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम खाना दो उसको, नरिश करो। ठीक, सबका काम मेल जोल का काम नहीं होता। जैसे कि घर में देख लो, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब छोटा किसी भी मंथ में बच्चा पैदा हो मैटर नहीं करता, उसको जब तक वो 6 महीने का, जब तक वो पतला दुबला रहता है ना, जब तक बहुत छोटा रहता है, तब तक उसको हमेशा कवर करके ही रखती है। उसको एसी और फैन से ज़्यादा दूर ही रखा जाता है। अगर इनफैक्ट वो मिड जून में भी जन्म लेगा ना बच्चा, जैसे कि जून में, फिर भी उसको कवर करके ही रखती है मम्मी, क्योंकि अभी वो ऐसे सोसाइटी से निकला हुआ है, ऐसे उसका इन्वायरमेंट से निकला हुआ है जहाँ पे उसने धूप का एक कण भी नहीं देखा है, हवा का कण भी नहीं देखा, मतलब कुछ भी नहीं देखा है। और अचानक से बच्चे क्यों रोते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि छोटे बच्चे बाहर इसलिए रोते हैं क्योंकि वो ऐसे मतलब इन्वायरमेंट में था जहाँ पे उसको गर्मी, मदर की बॉडी से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उससे प्रोटेक्ट होकर रह रहा था ना बच्चा। हाँ, अब वो बच्चा डायरेक्ट बाहर निकलता है, उसको खुली हवा मिलती है, उसके बॉडी का मतलब उसके शरीर में हवा, गर्मी सब उसको टच करता है उसके बॉडी में, तो उसके बाद वो बेचैन हो जाता है। हाँ, कि मान लो किसी को एकदम से आप बंद करके रखे हो, एक छोटे से डब्बे में किसी को चीज़ को बंद करके रखे हो, लिविंग थिंग्स का बात कर रही हूँ, चूहा या किसी भी चीज़ को बंद करके रखे हो और उसको अचानक से खोल दोगे तो एकदम छटपटाने नहीं लगता है। तो वैसे ही इसीलिए बच्चा उसमें ना, बच्चा छटपटाने लगता है, जैसे बाहर निकलता है ना उसको अजीब होने लगता है, कि ये सोचता है कहाँ आ गए यार, चारों तरफ देखता है ऐसे, कुछ समझ नहीं आता कि भाई मैं कहाँ आ गया, मेरा तो घर नहीं है, मेरे घर में तो चारों तरफ तो मुझे काले काले अंधेरे दिखते थे, आँख भी खुला हुआ नहीं था, अब देखता है कि ये सब, तो उसकी वजह से बच्चा रोता है। हाँ, अब वो लोग सोचते हैं कि अब वो रोता है, हम लोग खुश होते हैं। हाँ, वही एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम वो बच्चे रोते हैं तो बट हमें अंदर से खुशी वाली फीलिंग होती है, बिकॉज अगर वो नहीं रोएंगे तो हम लोग रोएंगे। हाँ, उस टाइम अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसकी मम्मी पापा, पड़ोसी, चाहे जो भी, पड़ोसी नहीं, मम्मी पापा, डॉक्टर्स, जो भी उसके साथ रिलेटिव उस डिलीवरी रूम में रहता है, वो सारे बेचैन हो जाते हैं कि रो क्यों नहीं रहा है, रो क्यों नहीं रहा है। 3 इडियट मूवी नहीं देखी, बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, वो नहीं बोलता है कि रैंचो ये रो क्यों नहीं रहा है, तो उसको नहीं बोलता ऑल इज़ वेल करो, तो लात मारता है, तो वो उसके बाद रोता है तो सब हैप्पी हो जाते हैं। वैसा ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट से बाहर निकलता है तो वो रोता है। हाँ, चलिए समझ गए। तो वैसा ही है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए टेपेटल सेल है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, चलो नोट करो पहले। चलिए ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये हमारा ना क्या बोलते हैं, ये पोलन ग्रेन का ना कंडीशन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड तो करता ही है, उसके साथ इसका डीएनए का कंसंट्रेशन है ना, कंटेंट उसको ज़्यादा कर देता है, जिसके वजह से, और उसके बाद क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म में डेंस हो जाता है। और इसमें इसका ये है ना, इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। देखो ये वाला याद रखिए, पॉलीप्लॉइडी होती है इसमें, मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। तो ये लिख लो, इट शोज, हाँ ये काफ़ी छोटा था, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। इट शोज इंक्रीज, ये वाला साइन इंक्रीज का होता है, छोड़ो इंक्रीज लिख ही देती हूँ मैं, इंक्रीज इन देयर डीएनए कंटेंट, डीएनए के कंटेंट में ये इंक्रीज कर देता है, एंड गेट डेंस साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है, ठीक है। एंड हो गया, ऑकर मोर देन 1 न्यूक्लियस, मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगी, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगी, उसको बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, ठीक है। लिख लीजिए, पॉलीप्लॉइड कंडीशन। चलिए ठीक है, ये वाला लाइन नोट कर लो, ठीक है। चलिए
चलिए हो गया, चल लिखो। अब हमें ना एक एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट हम पढ़ लेते हैं कि हमारा टेपिटल ना 2 टाइप का होता है, ठीक है, लिख लो। टेपिटल सेल आर ऑफ 2 टाइप। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रही हूँ जो ज़रूरी है, एक्स्ट्रा फालतू का नहीं, बट थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है ना। चलो, टेपिटल सेल है जो 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर, दूसरा है एमीबॉयड, ठीक है। ये सिक्रेटरी सेल है और ये एमीबॉयड सेल है, ठीक है। देखो ये क्या होता है, सिक्रेटरी सेल क्या करता है, ये सिक्रीट करती है, सिक्रेटरी सेल है तो पक्के से ये सिक्रीट करेगी। ये सिक्रीट करती है स्पोरोपोलेनिन, आगे पढ़ेंगे हम स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अभी लिख लो पोलन किट, ठीक है। और दूसरा है एंड कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि एक स्पोरोपोलेनिन, जैसे कि आप पढ़ोगे ना कि एक्साइन और इंटाइन, पोलन ग्रेन का 2 लेयर होता है, आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। वही आउटर लेयर एक्साइन में ये वो पोलन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। आउटर लेयर जो होती है हमारी वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, तो वो जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन है ना, कि ये हमारा बाहर से मतलब बाहर वाले नेचर को प्रोटेक्ट, ये हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट से ये इसको कोई भी मतलब असर नहीं पड़ता है। इसका इन्वायरमेंट में कितना भी बाहर कुछ भी चल रहा है उससे कुछ नहीं इसको असर पड़ता है, इनएक्टिव है ये, समझ गए। समझ ले। और ये पोलन किट क्या होगा, आगे जाके जो एक पोलन किट भी पढ़ेंगे जो स्टोर मतलब पोलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए हेल्प करती है। और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, कंपैटिबिलिटी मतलब देखो, अब कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ऐसा थोड़ी ना कि मैंने कैसे बताया था कि ह्यूमन में स्पर्म है, सारे के सारे स्पर्म थोड़ी ना जाके वो फ्यूज़ कर जाते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे फेजेस से गुजरने पड़ते हैं। ये जैसे स्टिग्मा तो आ तो जाएगा, स्टिग्मा तक आने के बाद भी वो स्टिग्मा पे अटैक करेगा नहीं करेगा ये पोलन, तो वो दोनों की प्रोटीन में अगर मेल जोल होगी तभी तो करेगा। जैसे कि अगर कोई ह्यूमन बींग है और मतलब लेडी और जेंट्स है, तो दोनों मतलब रैंडम लोग तो मतलब ये नहीं करते हैं ना, मेटिंग नहीं करते। रैंडम लोग कैसे मेटिंग कर लेंगे, कि दोनों का जब दिल मिलता है तभी तो आगे प्यार होता है। हाँ, तो वैसा ही है कि ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन है, कि ये क्या बोलते हैं ना कि जब ये उस स्टिग्मा के मतलब ओवरी के स्टिग्मा वाले पोर्शन तक आएगा, अगर वहाँ पे दोनों का प्रोटीन मिल गया तो तभी ये आगे जाके पोलन ट्यूब बनाएगा और आगे उसका पोलन आगे जाके और मेल गैमीट आगे बढ़ेगी। नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद भी बहुत सारा पोलन ग्रेन का क्या होता है कि पोलन ट्यूब ही नहीं बन पाता है। हाँ, तो जिसका पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगा तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसी के लिए कंपैटिबिलिटी प्रोटीन इसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन भी हमें सिक्रेटरी सेल ही प्रोवाइड कराती है। चलिए, सो ये हो गया। चलिए 1 मिनट, जस्ट वेट। ठीक, चलो। सो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में लिखिए, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एमीबॉयडल कम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देखो, इट प्रोवाइड यूबिस्ट बॉडी, UBISCH, यूबिस्ट बॉडी सुना होगा आपने नाम है इसका। ये क्या करता है, एक ये है ना, यूबिस्ट बॉडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो इस यूबिस्ट बॉडी को क्या बोलते हैं, क्या काम है इसका। ये है ना, आपने एक पोलन ग्रेन को देखा होगा। हाँ, पोलन ग्रेन देखते हो कितने डिफरेंट तरीके का होता है। अगर आप उसको मतलब इतना छोटा होता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ना उसका शेप ना वैरी करेगा। जैसे कि एनसीईआरटी में आपको दी हुई है कि अलग अलग तरीके से मतलब उस किसी का कोन है, अलग अलग ऑर्नामेंटल, जैसे ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, गहने के जैसा नहीं शेप बन जाती है, डायमंड शेप है, कोई किसी भी शेप का, कोई किसी भी शेप का दिखता रहता है। देखिए मैं दिखाती हूँ, तो वही है ना, इस यूबी बॉडी की वजह से ही बनता है वो शेप। ये देखो,
ये देखो, ये जो आपकी है, ये जो देखो बोले स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पॉलन ग्रेन तो बहुत छोटा होता है, तो उसको आप आंख से देखो तो आपको नहीं पता चलेगा। जब इसको पॉलन ग्रेन को, ये सारे पॉलन ग्रेन्स ही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम यूनिक पीस जैसा नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, कि देख रहा है कैसे क्रिस्टल जैसा लग रहा है, कि एकदम अलग अलग शेप का लग रहा है। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको रखा गया पॉलन को, तो पॉलन को हमने देखा कि इसका अलग अलग शेप, अलग अलग डिज़ाइन बनती है, और वो ना काफ़ी अट्रैक्टिव है। मतलब ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है कि गहने जैसा, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव जैसा दिखती है, मतलब हमें देखने में बहुत सुंदर सा लगता है। ठीक है, तो वही ये किसके वजह से होता है? तो इसमें एक यूबिस बॉडी होती है, यही यूबिस बॉडी है ना, इसको ऑर्नामेंटल शेप जैसा बनाता है। ठीक है, समझ गए? ये जैसा देख रहे हैं कितना सुंदर सा, ये वाला तो बिल्कुल क्रिस्टल जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ, चलिए, तो ये हमारा किसकी वजह से होता है? ये इसको ऑर्नामेंटल, ये यूबिस बॉडी की वजह से ये होता है। ठीक है, ये हेल्प करता है इन ऑर्नामेंटेशन, मतलब उस तरीके का शेप बनाने में, ऑर्नामेंटेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, चलिए, और ये अब उसके ऊपर से कोट है, तो ये स्पोरोप्लेन, ये किसी भी क्रिस्टल का नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ऊपर वाले लेयर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, चलिए, अगर मान लो कभी पूछ दे कि यूबी मतलब इसका मतलब इतना अट्रैक्टिव क्यों दिखता है पॉलन हमारा जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर लिखना कि उसमें यूबिस बॉडी प्रेजेंट होती है, वही यूबिस बॉडी आगे जाके उसको वैसा शेप में बनने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो, अब वो कौन रिलीज़ करता है? वो हमारा सिक्रेटरी सेल रिलीज़ करता है। ठीक है, सिक्रेटरी सेल, ग्लैंडुलर सेल, वो रिलीज़ करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? लिखिए, मैं बता रही हूँ कि ये ना अपने आप को ब्रेक डाउन कर देगा, ताकि है ना पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके। मैंने बोला था ना कि पॉलन ग्रेन को हमारी टेपेटल क्या होती है? टेपेटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो ये तो हमारे एक स्ट्रक्चर को हेल्प करा, इसने सिक्रेटरी और एक स्ट्रक्चर को हेल्प करा, कि जैसे कि उसका शेप बनाया, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसका, अब यूबिस बॉडी बनाया, और उसको फ्यूचर के लिए भी जैसे पॉलन किट बनाया, और उसके स्पोरोपोलेनिन का भी फॉर्मेशन किया, ताकि उसका जो ऊपर वाला लेयर बनेगा तो वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि उसको नेचर इन्वायरमेंट से कोई प्रॉब्लम ना हो, खतरा ना हो। और ये है जो अपने आप को त्याग देगी, बलिदान देगी, और इसके बाद ये न्यूट्रिशन पूरा का पूरा, इससे पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, ठीक है, नोट कर लिए? चलो, अब लिख लो सीधे, अब बस एमेबॉयड का लिखना है, उतना जगह पे नहीं हटता, इसके लिए मैंने लिखा नहीं था। चलो, अब एमेबॉयड का हेडिंग डालिए और लिखते हैं। ठीक है, एमेबॉयड सेल। ठीक है, दिस सेल अंडरगोज breakdown, देखो, and its entire प्रोटोप्लास्ट, जहाँ इसका पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लास्ट, इट्स इंटायर प्रोटोप्लास्ट मूव आउटवर्ड, बाहर निकल जाते हैं, एंड हेल्प गिव न्यूट्रिशन, हेल्प नहीं, गिव न्यूट्रिशन टू द, एंड गिव सच provide nutrition to the developing microspore। देखिए क्या बोल रहा है कि ये एमोबॉयड सेल अपने आप को मतलब पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब ये अपना बलिदान देकर क्या करता है, पूरा का पूरा इसका प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, इसका सेल ऊपर से टूट जाएगा, तो सेल टूट गया तो उसका क्या पूरा पूरा प्रोटोप्लास्ट है बाहर निकल जाएगा, और ये प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जो माइक्रोस्पोर जो है ना हमारी कि मेच्योर हो रही है, उसी को डेवलप कर रहा है, उसी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को ये पूरी तरह से क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
अब देखो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर किसे बोलते हैं? पोलन को ही दूसरा नाम है, पोलन ग्रेन को ही हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लैश करके पोलन ग्रेन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए सो हो गया, समझ गया, चलो रहने देते हैं आज यहीं तक, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि आप बता सकते हो कि कैसे कि कैपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट क्यों हो जाता है। हाँ लिखा हुआ है ना कि बाई क्या बोलता है हमारा कैपिटल बाई न्यूक्लिएट क्यों हो जाता है। अभी हमने पढ़ा ना कि पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, तो उसका आंसर लिख लो। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, कैन यू थिंक ऑफ हाउ कैपिटल सेल would become बाइन्यूक्लिएट, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे एक भी क्वेश्चन है उसको हम सब लेके चलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाइन्यूक्लिएट कैसे हो जाता है, ठीक है। तो बाइन्यूक्लिएट हो जाता है, कहने का मतलब है इसका कि इसमें ना इंडोमाइटोसिस होता है। एंडोमाइटोसिस का कहने का क्या मतलब, माइटोसिस का मतलब तो आपको पता ही है कि सेम जो जितना उसका सेल बनेगा उसका ही इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। लेकिन एंडोमाइटोसिस का कहने का मतलब है जो उसका सेल के अंदर ही माइटोसिस होता है। तो जिस सेल के अंदर माइटोसिस होता है जिसकी वजह से सेल तो डिवाइड नहीं करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सो लिख लो, सीधे लिख लीजिए इसका आंसर, कैपिटल सेल undergoes एंडोमाइटोसिस। ये देखो एंडोमाइटोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, where nucleus get divided but साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, बट साइटोकाइनेसिस नॉट ऑकर, ठीक है। साइटोकाइनेसिस पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में तो यही होता है ना कि जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा तो 2 सेल बन जाएगी। न्यूक्लियस का डिवीजन का मतलब 2 न्यूक्लियस बन गया, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन का मतलब हुआ 2 सेल बन जाएगी। तो इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, बट न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है इंडोमाइटोसिस के थ्रू, जिसके वजह से ये बाइन्यूक्लिएट पॉलीन्यूक्लिएट बन जाता है, ठीक है। चलो फिर ये नोट कर लिए, एनसीईआरटी की क्वेश्चन थी ये, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एंड ऑफ द टॉपिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, सेलेक्ट द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, पहले 1 था अब 2 कर लो। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के रिलेशन से हमें इसमें से कौन कौन से वॉल होते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट लिख लीजिए, इन फ्लावरिंग, बारिश से स्टार्ट हो गई, देखो धूप भी है और बारिश भी हो रही है, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। चलिए ऑप्शन में दिया है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंडोथीसियम,
सेकंड ऑप्शन है हमारा मिडिल लेयर। थर्ड है ये टेपेटम। फोर्थ है इंटीगुमेंट। देखो अभी पढ़ा है हमने, देखो अभी हमने पढ़ा है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि वॉल है, वॉल के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल है, उससे रिलेशन निकाल के बताना है कि कितने तरीके के वॉल होते हैं। 4 परामने वॉल होते हैं, तो इंडोथीसियम होता है, ठीक है। सेकेंड लेयर इंडोथीसियम है, थर्ड लेयर मिडिल लेयर है, फोर्थ लेयर है टेपेटम, सबसे लास्ट वाला लेयर है। और मिडिल इंटीगुमेंट इसमें कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला एपिडर्मिस होता है, इंटीगुमेंट इसमें थोड़ी ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। नो चलो नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो आप बुक के भी प्रीवियस ईयर का भी करके देखना, आपको इसी तरीके का आंसर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। चलिए सो एक और क्वेश्चन कर लो, करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट टेपेटम। ठीक है चलो, फर्स्ट में दिया है हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू। सेकंड दिया है हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू। थर्ड दिया है हमारा प्रोटेक्टिव एंड हैप्लॉइड टिश्यू, सी है। डी है एक्सटर्नल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। एक्सटर्नल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। देखिए चलिए, देखो बोल रहा है कि इसमें से टेपेटम के लिए हमारा करेक्ट कौन सा होगा। टेपेटम लेयर है उसके लिए करेक्ट कौन सा होगा। देखो बोल रहा है न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो यही होगा। सही आंसर आ गया हमारा। बट हम सब ऑप्शन को देखते हैं। देखो क्या लिखा है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू थोड़ी होती है, ये स्पोरोजीनियस टिश्यू को कवर करके रखता है, मतलब उसे प्रोटेक्शन करके रखता है। अभी हमने पढ़ा कि मान लो ये हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू है, तो इसको ऊपर का जो लेयर होगा, ये ऊपर वाला जो लेयर बनता है, इसी को हम बोलते हैं टेपेटम, ठीक है। तो ये टेपेटम है और ये हमारी क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है। तो ये वाला तो गलत। देखे, चलिए सो ये वाला रॉन्ग हो गया ऑप्शन हमारा। अब देखो बोल रहा है प्रोटेक्टिव एंड हैप्लॉइड नेचर टिश्यू का। हाँ प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन प्रोटेक्टिव ऊपर वाला सब लेयर था, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराती। ये क्या बोलते हैं कि हमारी जो प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर जो बनी हुई थी ना, वो वाली होती है। हाँ चलिए समझ गए। और ये हैप्लॉइड थोड़ी ना होगी, ये तो हमारे एंथर का पूरा पार्ट है, तो एंथर हैप्लॉइड थोड़ी ना होती है। ये उसके बाद का पोर्शन, जैसे कि पोलन मदर सेल, जब स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर जो होगा, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाली कैरेक्टर, मतलब जो मियोसिस होगी, उसके ऊपर वाले तो सारे के सारे लेयर हमारे डिप्लॉयड है। जैसे मिडिल लेयर हो गई, एपिडर्मिस हो गई, ये एंथर हमारा पूरा ऑर्गन है, तो एंथर थोड़ी ना हैप्लॉइड होगी, तो ये हमारा तो हैप्लॉइड होता नहीं है, डिप्लॉयड होता है हमारा। प्लॉयडी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो ये याद रख लो, ये प्लॉयड हमारा ये है प्रोडक्ट। सारे के सारे वॉल, जितने भी वॉल है ना माइक्रोस्पोरेंजियम के, वो डिप्लॉयड होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम खुद डिप्लॉयड है, तो उसके दीवार भी तो डिप्लॉयड ही होंगी, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लेयर नहीं होता, ठीक है।
इंटरनल लेयर होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है ना ये, ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए, रहने देते हैं आज यहीं तक। चलो हो गया, चलो ठीक है, फिर रहने देते हैं इस लेक्चर को आज यहीं। पढ़ लो बस, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब हो जाता है ना कभी कभी, हंसी मत उड़ाना मेरा। ऑनलाइन क्लासेस में यही होती है कि बच्चे सामने नहीं रहते हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आता रहता है, बट तुम फ़ोन में तो हंसते ही होगे ना कि मैम को बोलने नहीं आ रहा है। हम चलो ठीक है, जाके पढ़ाई करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी क्वेश्चन जहाँ से जितना मिलता है सारे के सारे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में कभी ये नहीं कमी मत करना, क्वेश्चन कहीं से भी बुक से ले लो, किसी के भी, कोई भी आपको दे रहा है क्वेश्चन तो क्वेश्चन ले लो, लेकिन पढ़ाई के लिए कंटेंट मत देखो, कंटेंट जो मैं दे रही हूँ वो पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ो, वो मतलब बहुत ज़्यादा है, सही है एकदम उसके। बट क्वेश्चन आपको कोई भी दे रहा है, कहीं से भी दे रहा है, ले लो क्वेश्चन के लिए और उसको सॉल्व करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो। बिना आप फिर पहले सॉल्व करो, फिर आंसर बाद में देखना, फिर उससे आपका क्या होगा ना कि स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम के टाइम स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए चलो फिर रहने देते हैं, चलो थैंक यू, बाय।